श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। समय की बात कर रहे हैं आज हम लोग, काल के बारे में, टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। समय ऐसा जो किसी का नहीं हो सकता। चाणक्य पंडित कहते हैं करोड़ों रुपए खर्च कर दो पर एक बार जो समय निकल जाता है वो वापस नहीं आता। जानते तो सब हैं पर मानते कोई नहीं है। तो आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए। पर मैं आपको सच बताऊँ, टाइम बिल्कुल मैनेज नहीं होता। टाइम मैनेज आपको करना होगा अपने आप को। टाइम तो वैसे ही रहेगा। टाइम क्या मैनेज करोगे? 24 को 26 करोगे या 24 को 22 करोगे? 24 के 24 ही घंटे रहेंगे। इसी 24 में कोई देश चला रहा, कोई संसार चला रहा, कोई ब्रह्मांड चला रहा। हम अपने आप को नहीं चला पा रहे। तो मैनेज किसको करना है? अपने आप को। हाँ, आधार हम समय को रख रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो समय तो उतना ही रहेगा। आज के क्लास के बाद आपका समय बढ़ेगा, पर बढ़ने का मतलब ये नहीं कि 24 से बढ़कर 48 घंटा हो जाएगा। 24 उतना ही घंटे रहेंगे हमारे पास, वही 7 दिन, वही 365 रहेंगे। लेकिन हम कुछ टेक्निक सीखेंगे कि कैसे इस 24 घंटे को हम अपने जीवन में कुछ इस तरह से उतारें कि हमें लगे कि हमारा जीवन अब कुशल मंगल से चल रहा, आराम से चल रहा, कंफर्टेबली चल रहा है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, वास्तव में देखा जाए तो अपने आप को मैनेजमेंट करने का है। खुद को हम अपने आप को कैसे मैनेज करें, कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। एक मैपिंग ऑफ द माइंड है। मन को कुछ टेक्निक बताया जाएगा, मन को कुछ सिस्टम्स बताए जाएंगे कि इस तरह अगर किया जाए तो भी तो हो सकता है। हमारे एक भक्त हैं, वो डेली सुबह मंगल आरती के लिए उठते थे, हम लोग भी उठते थे, लेकिन अक्सर वो लेट हो जाया करते थे, अक्सर लेट हो जाया करते थे। अगर आप गुरु अष्टकम में आए होंगे तो श्री राधिका माधव योरपारा जब आता है तो उस समय पहुँचते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि प्रभु मैं क्या करूँ, मैं अक्सर लेट हो जाता हूँ। इस समय की सुई न बड़ी तेज़ी से भागती है। मैंने कहा सिर्फ आपके लिए थोड़ी भागती है, सबके लिए बराबर है। कहीं ना कहीं गड़बड़ होता होगा। जांच पड़ताल किया गया तो पता चला वो सुबह सुबह जब नहाने जाते हैं तो शेविंग भी करते हैं। उनको अपने कंपनी की आदत थी। कई लोग नहाने समय शेविंग करते हैं। तो हम लोगों ने सजेशन दिया कि आप जब सेकंड बाथ लेते हैं, दिन में जब स्नान करते हैं, उस समय भी तो कर सकते हैं शेविंग। आपका कम से कम 10 मिनट बचेगा। वही 10 मिनट तो गड़बड़ हो रहा था और उन्होंने किया और वो ठीक हो गया। तो देखने में लगता है टाइम मैनेज किया, पर किसको मैनेज किया? अपने आप को मैनेज किया। हमने खुद को मैनेज किया। बस ऐसे ही अपने को मैनेज करने की आवश्यकता है। तो जब हम कुएं में गिरे होते हैं, अंधेरे में होते हैं, हमें लेफ्ट राइट का पता नहीं चलता, तो बाहर से एक व्यक्ति हमें बताता है यहाँ नहीं, वहाँ, इधर नहीं, उसको पकड़ो, ऐसे नहीं, वैसे चढ़ो, तब हम बाहर निकल आते हैं। होता है ना? तो वैसे ही भगवान हमें बताते हैं, भगवान हमें डायरेक्शन देते हैं। भगवान 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, बोलिए, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं अगर तुम मेरी प्रेममयी सेवा करोगे मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। बुद्धि आती कहाँ से है? भगवान की कृपा से आती है। भगवान कहते हैं तुम मेरी प्रेममयी सेवा करो, हृदय से। प्रेममयी का मतलब क्या? दिल से, दिमाग से नहीं। हम लोग भक्ति करते हैं दिमाग से और संसार में लगाते हैं दिल। उल्टा करना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा दिल और बाहर लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ बोला गया कि क्लास 9 बजे तक होता है, 9 बजते ही हम लोग हिलने डुलने लगते हैं। भाई 9 बजे की बात थी, 9:15 हो रहा तो बोला था टाइम से ख़त्म होगा। खेचरा पंडित है तो बहुत ज़्यादा ही आज, है ना? दिमाग में ऐसी बातें आने लगती है। लेकिन जब मोबाइल चलाते हैं, बाहर दोस्तों के साथ गप ठाके लगाते हैं, तब देखते हैं क्या बहुत टाइम हो गया, अब चलते हैं। उस समय नहीं, तो उस समय दिल लगाते हैं और यहाँ पे दिमाग लगाते हैं। वास्तव में भगवान के जगत में हमें दिल लगाना चाहिए। इसको कहते हैं प्रेममयी सेवा। तो जब आप प्रेम से करोगे भगवान की कोई सेवा ना, उस समय देखना आपका समय बढ़ जाएगा। मैं भी जब फुल टाइम सेवा की बात सोचता था तो मैं सोचता था कि कैसे मैनेज होगा, कैसे सब कुछ कर पाएंगे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, हमने देखा 16 माला का जाप भी हो रहा है, चैंटिंग के लिए भी समय निकल रहा है, और रीडिंग के लिए भी समय निकल रहा है, हीरिंग के लिए समय निकल रहा है, सेवा के लिए समय मिल रहा है। पूरा समय पड़ा हुआ है। थोड़े से अपने आप को मैनेज किया, उससे सब कुछ संभव हो पाया। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, इम्पॉसिबल इज ए वर्ड्स इन फूल्स डिक्शनरी। इम्पॉसिबल, असंभव जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन करना है, थोड़ा सा अपने आप को रूटीन करना है, आप देखेंगे मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ जो मंदिर के निवासी भक्त हैं, आप कभी आइए उनके साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए। आज तो हम आपको थ्योरेटिकल बता रहे हैं,
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का कभी आइएगा, आप देखेंगे आपकी माला भी हो जाएगी, आपका रीडिंग हियरिंग भी हो जाएगा, आपका ऑफिस, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, और आप जब रात में सोने जाओगे तो आपको लगेगा आज मैंने एक अच्छी ज़िंदगी जी, आज मुझे अच्छा लग रहा, यू विल फील सेटिस्फाइड। और वही हम लोग डेली पढ़ाई करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, ऐसा लगता है कि आम को चूस के छोड़ देते हैं ना, ऐसा लगता है, और गिल्टी महसूस होती है अपने आप से, लगता है यार एक और दिन खराब हो गया, खून चूस के छोड़ दिया इन लोगों ने मेरा। समय का पता नहीं चलता, देखते देखते 30 और 40 की उम्र हो गई, समय तो ऐसे बीत रहा, लग रहा अभी तो 2023 का हैप्पी न्यू ईयर बोला था और दिसंबर आ गए, नहीं। तो समय वही है, बस अपने आप को मैनेज करना है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं, तो क्या है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एक्सरसाइजिंग conscious control over the amount of time spent on specific activities, its effectiveness, efficiency and productivity। आपने एक एक्रोनिम सुना होगा स्मार्ट का, सुना आपने? स्मार्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट, पता है किसी को? स्पेसिफिक, दूसरा एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, जो अचीव कर सकते हैं, देन आर फॉर रियलिस्टिक, ये नहीं कि हवाई मिठाई बना रहे हैं, एंड आर फॉर रियलिस्टिक, जो प्रैक्टिकल है, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में आता है टी, टी फॉर टाइम बाउंड। जैसे आप एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पे सिर्फ वो ये नहीं देखते हैं कि आपको प्रश्न के उत्तर आता है कि नहीं, वो ये देखते हैं कि आप कितने समय में उसको सॉल्व करते हो। अगर उनको ये चेक करना होता ना कि आपको उत्तर आता है कि नहीं आता, तो फिर वो आपको कॉपी, जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको दे देते, जाओ घर से करके ले आना। लेकिन उनको ये देखना होता है कि इतने समय में ये सॉल्व कर पाता है कि नहीं। तो टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैनेजमेंट, प्रोसेस, प्लानिंग, कॉन्शियस कंट्रोल, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, इन सब चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है? टाइम। टाइम मैनेजमेंट, तब जाके टाइम को मैनेज कर सकते हैं आप, ऐसे नहीं हो सकता, या फिर अपने आप को कर सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं सर इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों करें हम, क्या है इसका? तो आप देखिए, टाइम मैनेजमेंट जो लोग करते हैं उनको कई एंगल से फ़ायदा होता है। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या आजकल के ज़माने की जो है वो है तनाव की, वो तनाव मुक्त होते हैं। अभी आगे चल के हम आपको एक चार्ट शेयर करेंगे, आप उसमें देखिएगा कि कैसे लोग अपने आप को विषम परिस्थिति में डाल देते हैं, कष्टप्रद सिचुएशन में डाल देते हैं, और उस समय कहते हैं कि पूरी दुनिया मेरी दुश्मन बन गई है। वास्तव में हम अपने दुश्मन खुद बने, अपने सर का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमने सही समय पर सही काम नहीं किया, सही प्लानिंग नहीं की, सही इफेक्टिवनेस नहीं देखा, और हो गया सारा गड़बड़। तो इसलिए सही टाइम मैनेजमेंट अगर जो नहीं करता है वो स्ट्रेस में फंसेगा और अपने रिसोर्सेज को खोएगा। अगर कोई टाइम मैनेज नहीं कर पाता है तो अपनी प्रायोरिटीज़ को नहीं समझ पाएगा। एग्ज़ाम के समय में उसको ब्यूटीफुल गोवा का सनसेट याद आएगा, और जब सनसेट देखने जाएगा तो उसको एग्जामिनेशन हॉल याद आएगा। होता है ना कई बार ऐसा, खाने बैठते हैं तो परीक्षा आता है, और परीक्षा देने जाते हैं तो खाना याद आता है। किस समय क्या करना है ये भी हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। और साथ साथ ये टाइम मैनेजमेंट अगर हम अच्छे से करेंगे तो एक हेल्दी लाइफ, जो कि हर क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी हमें सिखाता है। तो स्वस्थ जीवन हम जी सकते हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं अगर हम प्रॉपर्ली टाइम मैनेज करें। तो क्या सच में हमें टाइम की ज़रूरत है? जी हाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, आउट ऑफ बैलेंस, आउट ऑफ कंट्रोल, फ्रस्ट्रेटेड, विथ व्हील्स स्पिनिंग, आई एम नॉट एबल टू डू इट, ये सारे प्रॉब्लम जब आप कहते हो तो इसका मतलब कि आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। आप पढ़ करके देखो, सारे स्लाइड्स तो मैं आपके लिए नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप एक सरसरी नज़र डाल सकते हो। अगर इन समस्याओं से अगर आप गुजर रहे हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट की, हमें टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है ना। जैसे मान लीजिए कई लोग कहते हैं भाई मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, तो इसका मतलब कि उसको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अगर कोई कहता है कि मैं सारा कुछ नहीं कर सकता, तो यानी कि कहीं ना कहीं उसको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत थी, वो यानी कि ठीक से मैनेज नहीं कर पाया। या फिर कई लोग बाद में कहते हैं मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, अभी मेरा दिमाग मत ख़राब करो, यानी कि कहीं ना कहीं उसको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत थी। तो जब इन समस्याओं से हम गुजर रहे हैं तो यानी कि हमें ज़रूरत उसकी थी। अगर आप टाइम मैनेज करोगे तो इन लोगों को भी मैनेज कर सकते हो। और ये हमारे लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं: परिवार, स्वास्थ्य, वित्त मंत्रालय और सेवाएं, वर्क।
टाइम मैनेजमेंट अगर आपका प्रॉपर रहेगा तो ये चारों चीज़ें बैलेंस होकर चलती हैं। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ टाइम मैनेजमेंट का। एक बार हम लोग एक ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड एक सेमिनार कर रहे थे, तो उसमें हमारे एक जीबीसी के चेयरमैन अनुतम प्रभु ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने कहा था कि जब बच्चे अपने घर से बाहर निकलते हैं, पढ़ाई करने के लिए शहर में आते हैं और नौकरी चाकरी में जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो घर वालों को ये लगता है कि ये मुझे इग्नोर करने लगा है। कितने लोगों को महसूस होता है? ऐसे कॉल आते हैं ना, कितने लोग आते हैं ऐसे कॉल? बस इतने लोग आते हैं? सबको आते होंगे। अब भूल गए होंगे आप, घर वाले, माँ पिताजी फ़ोन, तू तो बेटा भूल ही गया वहाँ जाके, कभी फ़ोन भी कर लिया कर, अब तो इतना बड़ा आदमी हो गया। मैंने वो जो कटाक्ष करते हैं ना, टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि आप प्रायोरिटी बना लो, आप प्रायोरिटी बना लो, जो इम्पोर्टेंट है उनके कॉल करने के पहले आप कॉल कर दो। जैसे आपको लगता है कि आपकी मम्मी वीक में एक बार कॉल करती है, आप छठे दिन कॉल कर दो, देखना कभी आपसे नाराज़ नहीं होंगे वो। अगर आपने कॉल कर दिया ना पहले, तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, लेकिन अगर उनका कॉल आ गया तो फिर आप बच जाना। अब बच के दिखाना जरा, कमेंट सुनना पड़ेगा, गालियाँ सुननी पड़ेंगी। यस नो नो यस, होता है ना ऐसा। अगर आपने अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया पहले ही, तो फिर देखना दोस्ती अच्छी चलती है। लेकिन अगर उसका फ़ोन आ गया ना, जैसे मेरा एक दोस्त है यूएस में रहता है, मैं कई बार सोचता हूँ फ़ोन करूँ और उसके पहले उसका कई बार आ जाता है, बोलता भाई तू तो भूल ही गया मेरे को। मैंने सोचा यार अभी मैंने कर दिया होता ना तो ये बात नहीं बोलता ये, लेकिन उसने पहले कर दिया ना तो गड़बड़ हो गया। तो प्रायोरिटी लिस्ट बनानी चाहिए। हमारे लाइफ के इंपॉर्टेंट लोग कौन कौन से हैं? सबसे पहले फैमिली है, साथ ही साथ ऑफिस की चीज़ें हैं, उसी तरह स्वास्थ्य की चीज़ें हैं, उसी तरह धन की चीज़ें हैं। इन चीज़ों पे हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे आपको बहुत डाउन महसूस होगा, अकेलापन आ जाएगा, इसलिए इस समय बचना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट व्हाट इट इज़, सीधे साधे शब्दों में ये कहा जाए, डूइंग द राइट थिंग्स एंड नॉट थिंग्स राइट। समझे? डूइंग द राइट थिंग्स खाली काम करने से नहीं होता। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम काम करते हैं तो काम के साथ साथ, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका क्वांटिटी अच्छा है पर क्वालिटी अच्छा नहीं है तो आपको दोबारा करना पड़ेगा, फिर क्या फ़ायदा। जैसे मान लीजिए ऑपरेशन है, डॉक्टर ने मन लगा के ऑपरेशन किया और जितना टाइम लेना था टाइम लिया, लेकिन उसको इस बात की चिंता नहीं कि पेशेंट बचा कि नहीं बचा, तो फिर क्या फ़ायदा ऑपरेशन का। इसको कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। मान लो उसकी किडनी बदलनी है, बदल दिया, डॉक्टर से पूछा कि कैसा ऑपरेशन? वंडरफुल, कोई दिक्कत ना। एक बदला, दोनों बदल डाला, पेशेंट कहते वो तो मर गया, तो फायदा क्या भाई। तो क्वालिटी मेंटेन करना, इन कंट्रोल ऑफ लाइफ, नॉट ड्रिवन बाय सर्कमस्टेंसेस। टाइम मैनेजमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि परिस्थिति के हम शिकार हो जाए, परिस्थिति को अपने हाथ में रखना चाहिए, यानी कि हमेशा आपके पास टाइम हो। अगर कोई आपको बुलाया है 11 बजे क्लास के लिए, आप 11:15 बजे पहुंचो, वॉशरूम जाओ, पानी पियो, आप देखो कैसा फील होता है, कॉन्फिडेंट महसूस करोगे आप। थोड़ा सा करना होता है, पर अपन लोग क्या सोचते हैं, अरे हम तो वो हैं 5 मिनट लेट जाएंगे, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सोचो कैसा फील होता है उस समय। थोड़े देर के चलते गलत गाड़ी पार करोगे, गलत जगह जूते खोलोगे, गलत डोर से एंट्री करोगे, जहाँ पानी गिरा है वहाँ पे जुराब से चल दोगे, पूरा सॉक्स गीला हो जाएगा। पहुँचते पहुँचते मतलब लोटते पोटते, हाथ पैर तोड़ते फाड़ते करते पहुँच जाओगे। ये कोई प्रॉपर एटिकेट नहीं है। थोड़ा पहले पहुँच सकते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन के मामले में अगर आप पहले पहुँच गए तो क्या हो गया? रूल तो यही है ना कि ट्रेन से पहले पहुँचना चाहिए, और जिनका घर नज़दीक होता है उन्हीं की सबसे ज़्यादा ट्रेन छूटती है ना। हमारे एक रिलेटिव थे, उनके बिल्कुल स्टेशन के बगल में घर था, तो उस समय जब ट्रेन आती थी तो खबर होता था, पहले घंटी बजती थी, वो नहाने जाते थे। जब सिग्नल डाउन हो जाएगा ना, ट्रेन घुस रही है, तो कपड़े पहनना चालू करते थे। और एक्चुअली जब ट्रेन सीटी मार रही होती थी ना, तो कुर्ता लेकर दौड़ते थे वो, है ना। और हर बार, लोकल ट्रेन थी, हर बार चलती ट्रेन को पकड़ते थे। कितना रिस्की है, हालांकि कोई घटना नहीं घटी, लेकिन कितना रिस्की है। पर चूंकि कोई घटना घट नहीं है, तुमको क्या लगता है मैनेज करते हैं। मान लो 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रेल से छोटे हो जाएंगे। तो ये सब हमारा ईगो प्रॉब्लम है। ये हैव अ राइट बैलेंस इन व्हील ऑफ लाइफ। जैसे इसका पहला स्लाइड आपने देखा, वो राइट बैलेंस व्हील ऑफ लाइफ है। ठीक है। टाइम इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे मैंने बताया, चाणक्य पंडित जो है वो क्या कहते हैं कि इट्स ऐसा चीज़ है जो कभी भी आप इसको रिन्यू नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक मैट्रिक्स दिखाने जा रहा हूँ। ये मैट्रिक्स वैसे तो अपने आप में 2 घंटे का मैट्रिक्स है, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ।
टाइम मैनेजमेंट में इस मैट्रिक्स को पूरे लाइफ याद रखिएगा आप। हमारा लाइफ इस 4 क्वाड्रेंट में बटा हुआ है। पहला जो क्वाड्रेंट है इसको कहते हैं अर्जेंट, दिख रहा है आपको जो ग्रे कलर में है, ग्रे में है अर्जेंट। तो दूसरा है नॉट अर्जेंट, तीसरा है रिजेक्ट एंड एक्सप्लेन, और चौथा है क्या, रेजिस्ट एंड क्लीन, सीज। मेरे ख्याल से पीछे वालों को उतना नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। तो देखिए इस चारों क्वाड्रेंट के ना ऊपर में लिखा हुआ है अर्जेंट नॉट अर्जेंट, और इधर लिखा है इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे आपके राइट हैंड के लोअर वाले, यानी कि जो येलो वाला क्वाड्रेंट है उससे। इसको कहते हैं द क्वाड्रेंट ऑफ नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। ना तो ये अर्जेंट है और ना ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपके लाइफ के कुछ ऐसे काम जो ना तो अर्जेंट है और ना तो इम्पॉर्टेंट है। कोई एग्जाम्पल बता सकता है बिना बोर्ड पे देखे? सोशल मीडिया, ये ना तो अर्जेंट है और ना इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप यूट्यूब पे गए रील्स देख रहे हो, अर्जेंट है क्या? नहीं देखोगे तो क्या आपका धर्म कर्म नहीं चलेगा? नहीं। और क्या इम्पॉर्टेंट है? नहीं। तो सबसे ज़्यादा समय हम इसी में बिताते हैं, किसमें? नीदर अर्जेंट नॉर इम्पॉर्टेंट में, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सिनेमा देखना, चिट चैट करना, गप ठाके लगाना, अर्जेंट है क्या? इम्पॉर्टेंट है क्या? नहीं। उसका रिजल्ट क्या निकलता है? अंडा बटे पराठा, कुछ नहीं। 1 घंटे फालतू के बैठ के बात की अपने चाय की दुकान पे, उसका रिजल्ट क्या था? कुछ नहीं, बस सोशल हो रहे थे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे ज़्यादा समय टाइम वेस्टर क्वाड्रेंट ये है, कौन सा वाला? नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब उसके जस्ट बगल में है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। ये वाला स्लाइड जो आप देख रहे हैं आप, ऑरेंज में है, ये अर्जेंट है पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो अर्जेंट होती हैं पर इम्पॉर्टेंट नहीं होती। इसका एग्जाम्पल बताएं आप। हाँ जी, दोस्त के शादी में जाना, इसमें अर्जेंट क्या है? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो क्या कर लेगा? उसकी शादी नहीं होगी। ऐसा एग्जाम्पल जो अर्जेंट है पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। पता है क्या, आपको हिंट देते हैं, जैसे एकदम से कुछ आ गया लाइफ में, इंपॉर्टेंट नहीं था पर आ गया। गेस्ट, जैसे मान लीजिए आप में से कई लोग मैरिड होंगे, आपकी धर्मपत्नी होगी और उसका भाई आ जाए, कितना इंपॉर्टेंट है वो? हाँ, भाई उससे बढ़कर कोई नहीं है। जो फैमिली में रिलेशनशिप है उसमें वाइफ साइड से डॉगी भी आ गया ना, वो क्या है? अर्जेंट। पहले उसको सब काम छोड़ के पहले, अब वो बोलेगा दीदी मैं सोच रहा था मैं लाल किला देखूंगा। हाँ तेरे जीजा ले आएंगे ना। क्यों जी? मेरे भाई को लाल किला नहीं दिखा सकते? दिखा सकता हूँ। अब लाल किला क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है क्या? मतलब जिसके लिए होगा उसके लिए, हमारे लिए है क्या? लेकिन अभी क्या बन गया वो? जाओ उसको दिखाओ पहले। तो कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है पर एकदम धमक गई, अब उसको संभालो, अर्जेंट हो गया। जैसे फ़ोन कॉल्स भी आपने कहा, कभी कभी अननोन फोन आता है और आजकल के फ़ोन में लिखा हुआ भी आता है, स्पैम आता है ना, रेड बैकग्राउंड, फिर भी मन करता उठा के देखें एक बार, देख लेते एक बार। और अगर उधर से आवाज़ आया हेलो, गंभीर हो जाते हैं हम। हाँ जी बोलिए, हमें पता है फालतू कॉल है ये। सर कैसे हो? ठीक हूँ। क्या अर्जेंट है वो? आपको पता है थोड़ी देर बाद काटने वाले हो, कार्ड आपको लेना नहीं है, लोन आपको चाहिए नहीं, एक फूटी कौड़ी पॉकेट में है नहीं ना, आपके पास पेपर्स है, थोड़ा बाहर निकल जाते हैं। अच्छा तो आप लोग लोन दे रहे हो? है, सबको देते हो? कमाल हो गया जी, बढ़िया जी। तो हम भी ले सकते हैं। ये क्या ये इम्पोर्टेंट है? नहीं, उसको अर्जेंट बना दिया। तो ये भी टाइम वेस्टर है। तो ये पीला वाला और ये ऑरेंज वाला, ये दोनों जो है क्या है? टाइम वेस्टर्स हैं। अब इन दोनों के कारण आप पहुंच जाते हो ग्रे वाले में। ग्रे वाले को क्या कहते हैं? फायर क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फायर क्वाड्रेंट का मतलब कि सब काम छोड़ के पहले उसको करना पड़ेगा। वो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। जोर से बोलिए, अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जो अर्जेंट भी और इंपॉर्टेंट भी है? हाँ, एक्सीडेंट। एग्जाम क्या है?
एग्जाम थोड़ी आया, सुबह उठे एग्जाम आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। एक्सीडेंट वो अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट भी है, मर जाएगा भाई वो तो उसको तुरंत ले जाना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कहाँ से आ गया यार, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, नहीं, वो अर्जेंट भी और इंपॉर्टेंट भी है। जैसे मान लो कोई कहीं आग लग गया, अब आपको सब काम छोड़ के पहले उसको एड्रेस करना पड़ेगा। उसी तरह जो लोग एग्ज़ाम देते हैं उनके लास्ट डेट आ गए, एग्ज़ाम के लास्ट डेट आ गए, ये क्या है, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट। इसीलिए इस क्वाड्रेंट को हम लोग कहते हैं द क्वाड्रेंट ऑफ फायर। और मैक्सिमम हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में रहते हैं, इसी वाले में रहना चाहते हैं, नीचे वाले में, लेकिन नीचे वाले दोनों क्वाड्रेंट के चलते हम फंसे हुए किस में हैं, इस ग्रे वाले क्वाड्रेंट में। अक्सर लोग इसी में रहते हैं और तभी हार्ट फेल होता है, तभी स्ट्रेस होता है, तभी एंग्जाइटी आती है, तभी बीमारियां होती हैं हमारे को, तभी हम दूसरों को परेशान करते हैं, तभी दूसरों को उड़ा भी देते हैं। क्योंकि जो लोग इस फायर क्वाड्रेंट में रहते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। तो इन फायर क्वाड्रेंट से अगर बचना है आपको तो अपने आप को किस में रखना पड़ेगा, ग्रीन क्वाड्रेंट में। इसको क्या कहते हैं, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं, अर्जेंट नहीं है लेकिन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जरा सोचिए, कोई ऐसा काम जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, और ये सबको बताना चाहिए, सोच के बताइए, अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्या हो सकता है वो, स्कूल फीस, एग्ज़ाम की तैयारी, या एग्ज़ाम कह सकते हैं, और एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ये तो हो गया, पढ़ाई लिखाई की बात हो गई। और पर्सनल लाइफ में, हाँ अब ये तो स्पिरिचुअल हो गया, प्रैक्टिकल बात अगर करें थोड़ा लाइफ में तो, हाँ रिलेशनशिप मदर फादर फैमिली रिलेशनशिप, ये क्या है, अर्जेंट है नहीं पर इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं। तो इसलिए इस क्वाड्रेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ पॉलिसी तो नहीं कह सकते, हाँ वो भी कह सकते हैं, लेकिन हेल्थ कॉन्शियसनेस जैसे योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करना, क्या अर्जेंट है? आज अगर जॉगिंग नहीं करोगे तो मर जाओगे क्या? नहीं, लेकिन करते रहोगे तो क्या होगा, भविष्य आपका अच्छा होगा। तो देखिए, मैं इस क्वाड्रेंट को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। इस क्वाड्रेंट को कहते हैं अ क्वाड्रेंट ऑफ प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड शेड्यूलिंग। तो जो लोग इस वाले क्षेत्र में रहते हैं, ग्रीन वाले क्षेत्र में रहते हैं, उनका टाइम सबसे बेस्ट मैनेज होता है। जो लास्ट डेट का वेट नहीं करते वो अपने लाइफ को बेस्ट चला सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, डेली मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, डेली थोड़ा प्राणायाम करते हैं, एग्ज़ाम के पहले ये तैयारी करते हैं, वेट नहीं करते। एग्ज़ाम के डेट नहीं आए हैं तो जल्दी क्या है, नहीं, उनको पता है समवेयर इन फेब मार्च में एग्ज़ाम होगा, वो अपनी तैयारी में लगे रहते हैं। जो लोग लास्ट डेट का वेट करते हैं या फिर लास्ट मंथ का वेट करते हैं वो फंस जाते हैं। तो इसको कहते हैं प्लानिंग। उसी तरह रिसर्च, इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग। कई लोग सोचते हैं कि लास्ट मोमेंट में हम चेक कर लेंगे। आज हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे थे तो हमने सभी भक्तों को कहा कि चलते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। सब लोग तैयार हो गए, कैसे चलेंगे? मैंने बोला कि मैंने 2-4 गाड़ियाँ मंगवाई हैं, भक्तों से चल लेते हैं। तो ये गाड़ी कई दिनों से खड़ी थी, मैं तब से उसके बारे में सोच रहा था, वो तो है ही है। आपको पता है गाड़ी कई दिनों से खड़ी रहे तो उसमें बैटरी का प्रॉब्लम आ जाता है। सब लोग बैठ गए, सारी गाड़ी स्टार्ट हो गई, सब लोग पूरे उत्साहित थे। अब स्टार्ट किया तो खिट आवाज़ करने लगा। मैंने कहा ये क्या हो गया? और भक्त सारे उत्साहित थे, किताबें पूरी लोडेड, बस अबाउट टू अटैक था, लेकिन वो अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो उस समय हो गया टाटा फिस। वो तो भला है कि हमारे बेस के बिल्कुल सामने में गैराज है और गैराज का मैकेनिक भक्त है, और हमने उसे बुलाया भी नहीं, वहीं से देख रहा था। क्या प्रभु जी धक्का मारना होगा ना क्या? मैंने पता नहीं स्टार्ट नहीं हो रहा, बोले धक्का लगेगा इसमें। कितने दिन हो गए? मैंने कहा 10 दिन से ऊपर हो गए। तो बोला धक्का लगेगा, फिर लगा दे तो लगा देते हैं फिर। और सारे उठ के धक्का लगा दिए, स्टार्ट हो गया। उस समय मैंने इस बात को रियलाइज़ किया कि अगर हम पहले से उसको ट्राई करके रहते, टेस्ट करके रखे होते, तो मे भी 15-20 मिनट हमारा ख़राब नहीं होता। तो ये क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू ए मैन इन डिजास्टर। हमें क्या लगता है सब ठीक है। देखिए, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा पेन रख लेना, हाँ, और अपना आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड रख लेना, पेन चेक कर लेना, पानी पी के जाना, और जो भी एसेंशियल चीज़ें एग्ज़ाम को लेके जाना।
हम लोग मन को लेके चलते हैं, हाँ हाँ एडमिट कार्ड है, पेन भी रखा है। एक्चुअली निकाल के देखना चाहिए एडमिट कार्ड है कि नहीं, निकाल के चेक करना चाहिए कि भाई एडमिट कार्ड है कि नहीं, देखना चाहिए है कि नहीं। अभी पता चला ये सिनेमा हॉल का टिकट था, हमने जब पॉकेट में हाथ लगाया तो सिनेमा हॉल का टिकट था, खुद तरीके हमने तो समय छुआ था तो मेरे का कुछ कागज का खींचता है, भाई वो कागज था लेकिन वो कागज कुछ और ही था, अब फंस गया ना। तो माइंड हमें ऐसे फंसाता है। आप सोचे पेन, अब हाथ लगाए तो पता लगा वो थर्मामीटर था, जो कल अपने दोस्त के फीवर का चेक करने के लिए ले गए थे, वो पेन तो लाई नहीं, और वहाँ जा करके भाई पेन है क्या, हो गया ना समय खराब। दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। तो जो समझदार बच्चे होते हैं वो पेन जब देखते हैं तो पेन निकालते हैं और चला के देखते हैं ये काम कर रहा कि नहीं, और तो खोल के भी देखते हैं इसमें पूरी स्याही है कि नहीं। वहाँ किससे मांगने जाओगे आप? ये छोटी छोटी चीज़ें आपके टाइम को परफेक्ट करती हैं, है ना। और सब कुछ चेक करना चाहिए। मेरे भ्राताश्री रेलवेज़ में है, मैं एक बार रेलवेज़ की इंजन में चढ़ने का मौका मिला। आपने कभी रेलवे के इंजन में चढ़ा है? रेलवे इंजन का एक अलग ही आनंद आता है। मैं बिल्कुल इंजन था, पटरी को सामने से देख रहा था, तो मैंने क्या देखा, ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर होता है, और वो लोग जब सिग्नल को देखते हैं ना तो कॉल आउट करते हैं। वो कहते हैं हरा है, बोलता है हरा है, पीला है, डबल पीला। मैं कह रहा एक ही बात को दो लोग क्यों बोल रहे हो तुम लोग? तो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, कन्फर्म कर रहे हैं। बोलेगा पीला है, लाल दिख रहा है मुझे तो, अरे पीला है, लाल है, रोक गाड़ी पहले कन्फर्म कर ना, पता चला उड़ा दिया शूट तो हो जाएगा कोरोमंडल एक्सप्रेस, कांड हो जाएगा ना। तो इसीलिए क्रॉस चेक करना चाहिए। ये क्रॉस चेक क्या है? क्वाड्रेंट नंबर 2। पर मन क्या बताया, अरे अपना सब मैनेज हो जाता है, हमने कितने ऐसे किए हैं मैनेज, बस वही आप लास्ट मोमेंट में फंस जाते हो। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं। एक भक्त, उसकी ट्रेन छूट गई AM PM के चक्कर में। हाँ, उसने ट्रेन डिपार्चर टाइम देखा 1:30 और वो पहुंच गया 1:30 दिन में। बोला भाई ये ट्रेन तो सुबह ही चली गई, तो इसमें 1:30 लिखा है। बोले रेल में 1:30 होता ही नहीं है, रेल में 13 बजता है। रेल में क्या बजता है? 13 बजता है, 13, 14, 15 बजता है, उनमें 1 बजता ही नहीं है। तो ट्रेन गई नहीं, पहुंच गई। आप गई की बात कर रहे हो, आप दिन में आए हो पकड़ने के लिए, रात में गई वो ट्रेन। तो ये सब कैसे होता है? जब हमारी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। क्रॉस चेक करना चाहिए। पुराने लोग जो होते हैं ना ऐसे ही होते थे, एक एक चीज़ को ना बहुत अच्छे से चेक करते थे। तो देखना वो लोग कभी घबराते नहीं थे, वो कभी एंग्जाइटी में नहीं फंसते थे। अपन लोग तो हो जाएगा मैनेज, कर लोगे, हो जाएगा, बस पीछ के चक्कर में फंस जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नंबर 2। इसको कहते हैं द क्वाड्रेंट ऑफ प्लानिंग। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट ऑफ प्लानिंग। आप जितना टाइम प्लानिंग में देंगे, एग्जीक्यूशन में उतना कम टाइम लगेगा। जो आर्किटेक्चर वाले होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगाते हैं? प्लानिंग में लगाते हैं। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें, एग्जीक्यूशन में क्या करना है। उसी तरह से जो मेडिकल क्षेत्र वाले लोग हैं वो भी सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगाते हैं पता है? हाँ, डायग्नोसिस में। ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये एम्स और सफदरजंग ऐसे हॉस्पिटल इतने फेमस क्यों हैं? क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगाते हैं? डायग्नोसिस में। ये पकड़ते कि बीमारी क्या है। पर जो जल्दबाजी वाले डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं? अच्छा ये प्रॉब्लम है, सर्दी है, नाक बंद, अच्छा ये लो खा के देखो, वो चूहा है वो कुछ खा, अच्छा ठीक नहीं हुआ, इसको खा के देखो, नहीं ठीक हुआ, इसको पी के देखो, ये नहीं ठीक हुआ, एडमिट होना पड़ेगा। कमाल है। अरे क्या बना रखा है आपने? और पता चल जो खिला दिया उसे आपका गया लीवर फूंक गया। तो ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। प्रॉपर ट्रीटमेंट वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो टाइम लेते हैं, उसको कहते हैं प्लानिंग। पूरे सिचुएशन को प्लान करते हैं। उसी तरह एक अच्छा काउंसलर या एक अच्छा वकील भी या एक अच्छा साइकेट्रिस्ट वो क्या करता है? सुनता है, पूरी बात को सुनता है। कई लोग जो है तुरंत कंक्लूजन दे देते हैं, तुरंत आंसर पे आ जाते हैं। नहीं, आप धैर्यपूर्वक सुनिए उसकी समस्याओं को, उसमें पेशेंस लगता है। याद रखिएगा, जो चीज़ जितने देर से पकती है उतनी जल्दी पचती हैं, और जो चीज़ें जल्दी पकती हैं वो देर से पचती हैं। इसी को कहते हैं फास्ट फूड। फास्ट फूड, स्लो डाइजेशन। जो बाहर चीज़ें खाते हैं ना, रेडीमेड मोमोज, चोचोस, आप खाते हो, खाने में बहुत मज़ा आता है, वो तो तुरंत बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन पचाने में बहुत टाइम लगता है। सुबह जब उठोगे लगता है यहीं पे है,
लेकिन जो चीज़ें आप देर तक पकाते हो, जैसे कि अंगीठी पे बनता है, कोयले पे बनता है, लकड़ी पे बनता है, उस तरह के जो खाना है, या फिर जो कम आंच पे बनता है, गैस पे ही सही, धीरे धीरे पकता है, वो देखना आराम से पचेगा। लेकिन उतना धैर्य नहीं है लोगों में, फास्ट। अब इडली को सांभर को जो कहो, एग्जाम्पल आपको पता है, पर पॉइंट ये कहने का है कि टाइम देना पड़ेगा। आप जितना अच्छा टाइम प्लानिंग करोगे उतने अच्छे आपके रिजल्ट्स आएंगे। मैंने देखा कुछ लोगों के एग्जाम के समय बिल्कुल नहीं घबराते। कुछ लोग एग्जाम के समय बिल्कुल नहीं घबराते, इसलिए नहीं घबराते क्योंकि उनको पता है कि क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला। उनको पूरा सिचुएशन कंट्रोल में, आराम से फिक्र को धुएं में उड़ाते हैं, आराम से घूमते फिरते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लंबी सांस लेते हैं, गिलास पानी पीते हैं, जाते एग्जाम में लिख के आते हैं, उनको पता है। पर कई लोगों को देखना एग्ज़ाम के पहले ना कितना हबड़ तबड़ में हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्लास रेलवेज़ का एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी को बोल दिया जाए कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आएगी, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपके पास ढेर सारा सामान हो तो, इतने सारे लोग सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, लिफ्ट खराब है, लेकर के जा रहे हो वहाँ उतर के, और वहाँ पहुँचे, बोला क्षमा कीजिएगा 3 पे ही आएगी। ये ज़िंदगी बिल्कुल वैसी हो जाती है जब लास्ट मोमेंट में आप प्रिपरेशन करते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है आपके प्लानिंग पे। कई लोग यहाँ से निकल जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, पता चला ट्रेन ही कैंसिल है। गलती क्या की? घर से चेक नहीं किया। तो ये सब कुछ क्या है? एरिया ऑफ प्लानिंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है हम सब के लिए यहाँ पे जो बैठे हैं वो है हेल्थ। चाहे आप साधन भक्ति वाले लोग हों, चाहे पढ़ाई करने वाले, जॉब करने वाले, किसी भी क्षेत्र के लोग हैं, हेल्थ को हमेशा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। थोड़ा समय अपने आप को जरूर निकालना चाहिए। इसलिए 4 प्रकार के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन PQ आता है, इसको कहते हैं फिजिकल क्वेश्चन। फिजिकल क्वेश्चन में 3 फैक्टर्स होते हैं, प्रॉपर ईटिंग, प्रॉपर स्लीपिंग और थोड़ा सा वर्कआउट। ये 3 चीज़ें अगर आप करेंगे तो कभी भी आप फ्रस्ट्रेशन आपको छू नहीं सकती, कभी आप डिप्रेशन में जाएंगे नहीं। अगर आपका समय पे भोजन हो रहा है, समय पे पर्याप्त निद्रा ले रहे हैं और थोड़ा वर्कआउट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता नौकरी लगे ना लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट हो लॉस हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी माला थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है अगर ये 3 चीज़ें आपकी ठीक है तो। लेकिन अगर ये तीनों चीज़ें गड़बड़ है या इसमें से कुछ भी गड़बड़ है, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। नहीं, जैसे मान लीजिए आपको ऑफिस जाना है 10 बजे और आपके यहाँ खाना नहीं पका है, कैसे बिहेव करते हो आप? इरैशनल, है ना, चिड़चिड़ापन हो जाता है और बिना बात की लड़ाई शुरू हो जाती है। इस घर में रहने का फायदा नहीं है, सब कुछ चौपट है, ये देखो यहाँ पे ये प्रोजेक्टर रख दिया है, फ़ोन क्यों लगा रखा है यहाँ पे? एक्चुअली इसको खाना समय पर नहीं मिला है और खाना खिला दो, प्रोजेक्टर यहाँ क्यों रखा है, कैमरा यहाँ क्यों लगे हैं, नॉर्मल बात करेंगे वो, क्योंकि टंकी में चला गया ना आना, ठीक रहेगा वो। ये सब इरैशनल बिहेवियर है। तो हेल्थ का हमें ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा वर्कआउट डेली करना चाहिए, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए, थोड़ा प्राणायाम करना चाहिए। हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि अपने लाइफ को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो इसलिए इस क्वाड्रेंट को याद रखिएगा, इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, और इसमें 4 क्वाड्रेंट हैं। सबसे पहला वाला कौन सा है? अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, ग्रे वाला है। फिर ग्रीन वाला क्या है? नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। फिर ऑरेंज वाला कौन सा है? अर्जेंट है बट नॉट इम्पॉर्टेंट। और चौथा वाला सबसे नालायक वाला है, कौन सा? ना तो अर्जेंट है और ना तो, और हमारा मन किस में लगता है? चौथे वाले में। पर हम फंसे किस में रहते हैं? पहले वाले में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही फंसे रहते हैं। ये क्लियर है क्या ना? तो इससे आपका टाइम बहुत अच्छे से मैनेज होगा। ठीक है, तो ये उसी को ही थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में समझाया गया है जो मैंने आपको अभी बता दिया। अब एक आता है बैलेंसिंग एक्ट। बैलेंसिंग एक्ट का मतलब क्या होता है? 80-20 का रेशियो। अगर आप क्वालिटी पैरामीटर पढ़ेंगे तो उस समय आप देखेंगे कि 80-20 का रेशियो जो होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप 80% करोगे, 20% आपको विधाता के हाथ में छोड़ना पड़ेगा। आप 100% नहीं कर सकते। आप ये बता सकते हैं कैन एफिशिएंसी भी 100%? नो, नॉट पॉसिबल। आजकल का एफिशिएंसी 60-70% है। क्या आप जो खाना खाते हैं पूरा खून बनता है? नहीं, देवताओं का बनता है। ऊपर के लोग सुसु पोटी नहीं करते, ऊपर में बाथरूम नहीं होता, मनुष्य में लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो खाते हैं उसमें कुछ वेस्ट होता है। तो जब भी आप कोई प्लानिंग करते हो, उस प्लानिंग के पीछे ये बात आप याद रखना कि वो 100% नहीं हो सकता। कुछ हो रहा ना, बस इसी में खुश हो जाओ और आगे बढ़ो। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आप स्टूडेंट हैं, कितने लोग स्टूडेंट हैं यहाँ पे? आप स्टूडेंट बहुत सारे लोग हैं। आपने प्लान किया कि अगर मैं 7 घंटा पर डे पढ़ूँ, और यानी कि वीक में लगभग कितने हो गए? 50 घंटे।
7 घंटे के हिसाब से लगभग 49 आवर्स, 50 आवर्स, 50 घंटे हो गए। अब 50 घंटे का टारगेट लेके चलो, मुझे सप्ताह में कितने घंटे पढ़ना है? 50। पर ये 50 ना वीक में जोड़ना, डेली बेसिस पे साथ साथ जोड़ोगे तो परेशान हो जाओगे आप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब क्या ले रहे हैं? एवरेज ले रहे हैं। क्योंकि हो सकता है किसी दिन आप 3 पढ़ो, अगले दिन आप 8 पढ़ लेना, किसी दिन 5 पढ़ो, अगले दिन 9 पढ़ लेना, ऐसे करके एवरेज कितना निकलना चाहिए? लगभग 50। तब आपका मैंने, क्योंकि दिन एक जैसे नहीं होते हैं, दिन एक जैसे नहीं होते हैं। कभी कभी हो सकता है भाई नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट आ जाएगा, फिर क्या करोगे आप? संभालना तो पड़ेगा ना, अगर घर में रहना है तो मैनेज तो करना पड़ेगा। तो कई लोग क्या करते हैं कि प्लानिंग तो बनाते हैं, पर प्लानिंग में शुरुआती रुझान अगर नहीं मिलते उनको ना, तो क्या करते हैं? प्लान ही ड्रॉप कर देते हैं। सर ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये मान के चलो, जैसे कहावत है ना मामा से काना मामा अच्छा, सुना आपने कहावत? अगर आपके एक भी मामा नहीं है, पर पता चला एक मामा लेकिन एक ही आंख है, कोई बात नहीं यार, मामा तो है ना। जस्ट एन एग्जाम्पल, प्रभुपाद जी देते हैं ये, कुछ नहीं से कुछ तो है ना। आप 50 घंटे में से 25 घंटे भी पढ़ रहे, मजाक थोड़ी है। कहाँ पहले 5-10 भी नहीं पढ़ते थे, है ना? तो बड़ा अगर प्लानिंग करोगे, गेंडे का शिकार करने के लिए निकलोगे तो कम से कम गीदड़ उदड़ मार के आओगे कम से कम, लेकिन चूहे का शिकार करने निकलोगे तो क्या मार के आओगे आप? तो थिंक बिग, बड़ा सोचिए, और उसमें अगर आपने 80% भी कर दिया ना, दैट्स ओके, मूव ऑन। मतलब बहुत बढ़िया रेशियो है वो, क्योंकि इतना कोई नहीं कर पाता। पर हम लोग क्या करते हैं, शुरू में देखते हैं, प्लान करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन करते हैं, लगता है डाउन हो रहा है, छोड़ देते हैं, है ना? उसी तरह हम स्पिरिचुअल लाइफ में क्या कहते हैं, कई लोगों को पढ़ने की आदत नहीं होती है, तो हम ये सजेशन देते हैं, कोई बात नहीं है, एक पन्ने से शुरू कीजिए, एक पेज से शुरू कीजिए पढ़ना। एक पेज तो मुश्किल नहीं है, एक पेज पढ़िए, 2 पेज पढ़िए, फिर 10 पेज पढ़िए, फिर आधा घंटा पढ़िए, फिर 1 घंटा पढ़िए, हो जाएगा मैनेज। कसम ये खा के रखना चाहिए कि कम से कम डेली सोने से पहले पढ़ेंगे जरूर। अगर कुछ नहीं तो किताब उठाएंगे और पढ़ेंगे, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। बस इतना भी कम से कम पढ़ लो ना, किताब का हेडलाइन में पढ़ लो, तो ये होगा कि हाँ हमने आज पढ़ा। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, ये आपके मोरल को बूस्ट करेगा। लेकिन जहां आप 0 कर देते हो वहां पे गड़बड़ होता है ना? उसी तरह के जो कंपनीज होते हैं वहां पे भी कई बार ऐसा होता है कि 20% लोग काम करने वाले नहीं होते हैं, 80% वाले काम करते हैं। 20% की चिंता मत करो आप, 80% पे फोकस करो। ये 20% नालायक हर जगह होते हैं, रहेंगे, हर जगह होते हैं। आप उसको इग्नोर कीजिए, 80% पे फोकस कीजिए, वो 80% उसको इंस्पायर करेगा। तो हमारे भी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, उनकी चिंता कीजिए आप ज़्यादा, बड़ी लकीर को खींचिए। जो छोटी चीज़ें उसके पीछे समय बर्बाद मत कीजिए। जब एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आते हैं तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए? जो इजी पेपर्स हैं, जो इजी क्वेश्चंस हैं, पहले उसको सॉल्व करेंगे। बाकी जो उलझन है उसमें बाद में फंसना ही फंसना है। अब शुरू में उलझ गए तो उसमें तो उलझे ही रहे, और जो इजी वाले थे वो भी हाथ से गए। समझ रहे आप? इसलिए जो श्योर शॉट है पहले उसको आप कर लीजिए। सेम उसी तरह चैंटिंग में भी है, आपको पता है कि चैंटिंग तो करनी है, पहले अपना जाप करके कोटा पूरा कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपका जाप नहीं हुआ, आप में से कितने लोग चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का? कितने लोग 8+ राउंड करते हैं? 8+। चलिए मान लीजिए आप 8+ वाले 1-2 राउंड रह गया, पूरे दिन कैसा लगता है? लग रहा कुछ फंसा हुआ है, जैसे दांत में फंस जाता है ना, बार बार जी वहीं जाता है। तो वैसे ही अगर 1-2 राउंड रह गया, पूरे दिन एक हेडेक बना रहता है। लेकिन आपने जब सुबह ही अपने राउंड्स पूरे कर लिए, हिप हिप फुर्रे लगता है, नहीं लगता पूरी ज़िंदगी जीत ली हमने, आज तो कुछ भी करा लो, एक अलग ही कॉन्फिडेंस। यस नो यस? तो आपको पता है मुझे ये काम करना है तो कर डालो ना, बचा के क्या रखते हैं? अरे 2 ही माला तो बचा है, कर लेंगे रात में, 1 ही तो बचा है, कर लेंगे रात में। वो 1 माला पूरे दिन रह जाता है। और जैसे आप सोने जाओगे, आंख बंद करोगे, माइंड बोलेगा माला, अब रजाई से निकलना है, माला वहाँ रहा है, माला कर लें, माला बुला रहा, आजा बेटा, आजा 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 मेरे पास आजा। फिर आपको सारा सिस्टम आपका चौपट हो जाता है। तो इसलिए जो गुड क्वालिटीज़ है उस पर फोकस कीजिए, अच्छी चीज़ों पर फोकस कीजिए, जो करना है उसको हम क्या करें कि कर डालें। ठीक है, ये 80-20%। अब कुछ मैं आपको टेक्निक्स बताता हूँ, टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। हमेशा अपने साथ एक, आजकल तो डायरी नहीं बोलना चाहिए, अब तो मोबाइल्स में टू डू है। अपने दिन को सुबह उठते ही ना दिन का प्लान कर लीजिए, आज मुझे करना क्या है, ठीक है ना? और उसमें क्या करें, आप प्रायोरिटाइज कीजिए चीज़ों को, और जो फालतू की चीज़ें हैं
उसको इग्नोर कीजिए, और जो चीज़ें डेलीगेट हो सकती हैं उसको डेलीगेट कीजिए। तो सुबह उठ के क्या करना है, पहले आपको प्लानिंग करना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब एक एग्जाम्पल आएगा मैं आपको जार का, उसमें दिखाऊंगा। तो हमें देखना चाहिए आज के दिन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे कि मान लीजिए आज के दिन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बिजली का बिल पे करना है, नहीं तो क्या होगा, एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। तो सबसे पहले उसको सेट कर लो कि भाई इसको तो सबसे पहला काम करना है, 10 बजते ही चले जाना है। अब 4 बजे का वेट मत करना, नहीं तो पता चला कि सरकार ने लॉकडाउन कर दिया दोपहर के बाद, फिर फंस जाओगे, या फिर मान लो ट्रैफिक जाम हो गया, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रायोरिटाइज कीजिए। दूसरा क्या बताया गया है, तीसरा, से नो टू नॉन एसेंशियल थिंग। जो फालतू की चीज़ है ना उसको इग्नोर करके रखिए। तो चूंकि आपने टू डू लिस्ट बना रखा है, तो उसमें आप देख लीजिए इसमें से कौन कौन चीज़ें मेरी इंपॉर्टेंट थी, वो पहले हुई कि नहीं हुई। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसे मुझे आज एक भक्त को रिप्लाई करना था, उन्होंने मेरे से पूछा था, उन्होंने एक्चुअली एक स्क्रिप्ट भेजा था ड्रामा का, तो उन्होंने मेरे को भेजा था, प्रभु जी आप देख लीजिए। मैंने हाँ ठीक है। मैं व्हाट्सअप खोला उसको रिप्लाई करने के लिए। व्हाट्सअप जब खोला रिप्लाई करने के लिए, वहाँ देखा एक से बढ़कर एक मेल आया हुआ, मैसेज आया हुआ, मैं उसमें खो गया। होता है कई बार ऐसा ना, खो गए, बातचीत कर लिया, फिर बंद कर दिया, फिर उत्तरी उसको तो जवाब ही नहीं दिया, है ना, जो मेन मुद्दा था वो तो किया ही नहीं, फिर वापस गए वहाँ पे। और फिर जैसे वो हरे कृष्णा प्रभु जी आप फ्री हैं क्या, हाँ प्रभु जी एक बात पूछनी थी, पूछो। अब उससे लग गए, बातचीत करी, चलो अच्छा इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, फिर बंद कर दिया, फिर उसको जवाब तो दिया ही नहीं। होता है कई बार ऐसा। लोग इंटरनेट पे जाते हैं अपना फॉर्म भरने के लिए, और वहाँ पहुँचते हैं फॉर्म भरने के लिए, और फिर वहाँ पे अगल बगल जो चकमक ऐड आता रहता है ना, दोस्ती करोगे, क्लिक कर लिया, गए, भूल गए, 1-1.5 घंटा फूंक गया उसी में। तो इसलिए हमें पता है कि कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। जो नॉन एसेंशियल को पहले साइड करना चाहिए। और इसी संदर्भ में सबसे लास्ट वाला आता है, कुछ चीज़ें डेलीगेट करनी चाहिए। डेलीगेट समझते हैं आप? डेलीगेट का मतलब होता है जो दूसरे कर सकते हैं उनको दूसरों को करने के दीजिए, सब काम आप खुद मत कीजिए। जो लोग वर्किंग है उस बात को समझेंगे। कंपनीज हमेशा ये देखना चाहती है कि आर यू ए टीम प्लेयर और एन इंडिविजुअल प्लेयर। तो दोनों में इंपॉर्टेंट कौन है? टीम प्लेयर। अगर आप इंडिविजुअल प्लेयर हैं, आप प्रमोट नहीं कर पाओगे लाइफ में, कंपनी वाले आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्यों? उसमें अहंकार बढ़ता है। कुछ लोग होते हैं सब काम खुद ही करेंगे, तो अगर सब काम खुद करोगे आप कोलैप्स कर जाओगे, प्लस सिस्टम को बहुत भारी लॉस होगा। लेकिन जो डेलीगेट करते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मैंने अपने कंपनी में एक बार एक क्वेस्ट आइडिया दिया था, मैंने एक टूल्स बनाया था, MIS बनाया था। MIS बना के मैं डेली उसकी रिपोर्ट भेजता था, बड़ा अच्छा लगता था, सब लोग तारीफ करते थे, वाह क्या बनाया आपने, क्या बनाया आपने। एक दिन मेरा बॉस मेरे को बोलता है, इसी पे कुंडली मार के बैठा रहेगा? भाई तूने बना दिया, दिखा दिया, अब किसी और को दे दे, रिपोर्ट कोई और भेजता रहेगा, तू किसी और चीज़ पे काम कर। मैंने कहा हाँ ये तो कर सकते हैं। तो कई बार ऐसी आदत होती है, हम बनाए हैं तो हम ही उसमें नाचेंगे। इट्स नॉट गुड। एक अच्छा मैनेजर वो होता है जिसके एब्सेंस में भी मैनेजमेंट चलता रहे। यस नो नो यस, दैट्स द रियल मैनेजमेंट। वो तभी हो सकता है जब प्रॉपर डेलीगेशन करेंगे आप, है ना। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे मैनेजर्स हैं, वो रहे ना रहे क्लासेस चलती हैं, है कि नहीं। यानी कि प्रॉपर मैनेजमेंट है, यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम से उसको चलाया जा रहा। आप नहीं हो, सैटरडे क्लास बंद, व्हाट इज दिस, ये प्रॉपर नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि मैं कॉल नहीं कर सकता, कॉल ये करेंगे, वेलकम ये करेंगे, इंट्रोड्यूस ये करेंगे, है ना, काउंसल मैं करूँगा, प्रसाद वो देखेंगे। क्या पता एक व्यक्ति सारा कुछ कर सकता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो इस बात को हमें स्वीकारना चाहिए कि हम भगवान नहीं हैं। हम क्या हैं? हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमारे पास सहस्त्र बाहु नहीं है कि सब कुछ कर सकते हैं, भगवान कर सकते हैं। अंगानि यश शकलेंद्र वित्तमंती पश्यंती पांति करंत चिरम जगंती। भगवान एक अंग से कई अंग का काम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि हमें मल्टीटास्किंग होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें डेलीगेशन आना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। कुछ लोग कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, उनको देना चाहिए, उनको भी अच्छा लगेगा। तो डेलीगेशन, इससे भी क्या होता है, आपका बहुत समय बचता है। एक बार एक लड़का था, उसके भाई ने उससे पूछा कि भैया मेरे को ये थोड़ा प्रॉब्लम समझा दो ना मैथमेटिक्स का। उसको समझाने क्या गया, वो खुद ही सॉल्व करने लगा और सारा सॉल्व करके दिखा दिया। अरे भैया आप कितने अच्छे हो, कितना बढ़िया किया। अब उसके भैया ने अच्छा किया खराब किया? बिल्कुल, क्योंकि उसने अपने भाई को मजबूत होने नहीं दिया। तो डेलीगेशन का मतलब क्या था? थोड़ा बहुत हेल्प कर देना, समझा देना, बीच बीच में उसकी हेल्प कर देना, बस हो गया। अब खुद ही बैठ के सब कुछ सॉल्व करेगा तो वो कभी मजबूत हो पाएगा क्या? कभी नहीं। अगर कोई तैरना सीखना चाहता है तो उसको खुद कूदना पड़ेगा पानी में। आप तैर के दिखाओगे तो आप ही का तैरना पक्का होगा, उसका थोड़ी ना पक्का होगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें हमें डेलीगेट करनी चाहिए। सब कुछ हम नहीं कर सकते,
जब आप ऐसा करोगे आप देखोगे आपका बहुत सारा समय बचेगा, है ना। हमारे मंदिर में भी बहुत सारी ऐसी सेवाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट प्रभु हैं, मोहन रूपा प्रभु जी, तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डेलीगेट करते हैं। वो जब डेलीगेट करते हैं तभी वो खुद के लिए भी समय निकालते हैं, आपके लिए भी समय निकालते हैं। सोचिए वो सब जगह उनको इन्वॉल्व कर दिया तो कैसे करेंगे वो, नॉट पॉसिबल। उसी तरह हमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी में हमें देखना चाहिए कि कौन हमारी इसमें मदद कर सकता है, उससे हमें उनकी मदद लेनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें डेलीगेशन ऐसा ना हो कि सब कुछ डेलीगेट कर दिया और अपने गजक पट्टी खा रहे हैं बैठ के, वो ठीक नहीं है, वो फिर गलत एग्जाम्पल हो जाएगा। आप डेलीगेट कीजिए लेकिन आप भी प्रॉपरली इंगेज रहिए। कुछ और टेक्निक्स हैं। टेक द टाइम यू नीड टू डू अ क्वालिटी जॉब, ब्रेक लार्ज टाइम कंज्यूमिंग टास्क इनटू स्मॉलर टास्क, प्रैक्टिस द 10-minute रूल एंड देन इवेल्युएट हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम। भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे भक्तों के संदर्भ में खास करके कि हर 15 दिन पे अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। जैसे कि आप एग्ज़ाम देते हो और पेपर जमा करते हो तो अक्सर घर वाले ये हमें सिखाते हैं, बच्चे को क्या सिखाते हैं कि 10 मिनट पहले पेपर को ख़त्म करने की कोशिश करो और उसके बाद क्या करना चाहिए, रिवाइज़ करना चाहिए। आपको मिलते हैं बोनस मार्क्स, मिलते हैं ना, उसमें अक्सर रिवाइज़ करने पे देखना कहीं ना कहीं श्योर शॉर्ट चीज़ होती है जो आपको मार्क्स आ रहा होता है लेकिन आप कुछ और इतना भारी ब्लंडर कर रहा था मैं, है ना। और कई लोग तो ऐसे होते हैं लिखते रहते हैं, वो छीनता रहता है, छोड़ जाते जाते भी सर 1 मिनट, ये इट्स नॉट ए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। इवेल्युएट करना चाहिए, सेल्फ चेक करना चाहिए, वॉज इट ओके नॉट ओके। उसी तरह जैसे आप टाइम मैनेजमेंट क्लास में बैठे हो, क्लास खत्म होने के बाद रिकॉल करना चाहिए, आज हमने क्या सुना, आज हमने क्या पढ़ा, कौन कौन से एग्जाम्पल दिए गए, एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए, फिर उसको नोट करना चाहिए, फिर देखना चाहिए हम इसमें से कौन कौन चीज़ों को अपने जीवन में पहले उतार सकते हैं, वरना फ़ायदा क्या हुआ, 2 कांद इधर सुने उधर से उड़ा दिए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो श्रवणम, कीर्तनम, फिर स्मरणम, तो हम सुनते हैं, बोलते हैं, फिर क्या होता है वो पक्का हो जाता है, हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। ये सब टाइम मैनेजमेंट का एक टेक्निक है। कभी कभी कुछ चीज़ें बड़ी मिलती हैं तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, उसको ब्रेक करके करना चाहिए, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में करना चाहिए, तो भी वो इजीली हो जाता है, एक बार में पूरा नहीं होता, है ना। जैसे अभी आपने सुना होगा ये जो 41 मजदूर जो फंस गए थे, उसको ब्रेक करके कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई, आप मेडिकल का ध्यान रखिए, कुछ लोगों को खाने की जिम्मेदारी दी, कुछ लोगों को बोला कि आप कम्युनिकेट करते रहिए, कुछ लोगों को बोला भाई उनको काउंसल करते, उनसे बात करते, उनका दिमाग खराब ना हो जाए अंदर, एक दूसरे के जान ना मार दे कहीं पे, और कुछ लोगों को बोला गया आप निकालने का प्रयास कीजिए। तो टास्क एक ही था, 41 लोगों को निकालना, लेकिन उसके फ्रैगमेंट में किया गया था। नहीं तो इससे क्या होता, एक ही व्यक्ति को दे दिया जाता, वो बेचारा परेशान हो जाता, वो कैसे मैनेज कर पाता। तो उसी तरह हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, टुकड़ों में कर सकते हैं, थोड़ा भी, थोड़ा कल, थोड़ा परसों हो सकता है, नो प्रॉब्लम। एक ही स्ट्रेच में कोई ज़रूरी नहीं है करना, ठीक है। और क्या है, लिमिट डिस्ट्रैक्शंस, गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप, ईट अ हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, ये तो मैंने बता ही दिया, टेक अ ब्रेक व्हेन नीडेड। जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो ब्रेक पे बहुत बिलीव करती हैं, है ना। जैसे मेरी कंपनी का नाम था ह्यूविट एसोसिएट्स, तो ये HR कंसल्टेंसी बहुत बड़ी कंपनी थी यूएस की, और बड़े बड़े जो दूसरे कंपनीज थे इनसे कंसल्ट करते थे हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। और हमारे कंपनी, हम लोग जो हैं काउंसिल करते थे दूसरे कंपनीज के बॉसेस को कि आप अपने एम्प्लॉय से कैसे ज़्यादा काम ले सकते हो। तो कई सारे काउंसलिंग के पॉइंट्स में एक पॉइंट्स हम बताते थे ये कि लोगों को ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है। यस नो यस, अगर आप ब्रेक दोगे ना वो काम अच्छा करेगा। इसलिए हम लोगों की ना 33 छुट्टियाँ होती थी साल में, और हमें बोला जाता था आपको लेना पड़ेगा, ये नहीं कि नहीं हमारा काम हो जाता, नहीं आप जाइए छुट्टी पे। क्यों? क्योंकि छुट्टी पे जाएगा तो उधर से आएगा तो अच्छा काम करेगा, एफिशिएंसी इसकी बढ़ेगी। इसलिए हमें भी काम से ब्रेक लेना चाहिए, इसीलिए भगवान सैटरडे संडे दिए हैं। टेक सम टाइम आउट, रिफ्रेश होइए। यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में बताया गया, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज वगैरह, लेकिन एक और चीज़ है जो आपको फ्रेश बनाता है, मजबूत बनाता है, वो है अपने आत्मा के लिए समय निकालिए। टाइम मैनेजमेंट में जो 24 घंटे होते हैं उसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, 8-8-8। 8 घंटे आत्मा के लिए, 8 घंटे मन के लिए, 8 घंटे शरीर के लिए, ऐसे करके डिवाइड करेंगे आपका बिल्कुल बैलेंस लाइफ रहेगा। तो 8 घंटे आत्मा के लिए मतलब क्या होता है, इसमें आप देखेंगे जो भक्त लोग हैं, एक आइडियल डिवोटी की बात बता रहा हूँ, वो 2 घंटे मेडिटेशन करते हैं, मंत्रा मेडिटेशन।
फिर 2 घंटे वो क्या करते हैं, रीडिंग हियरिंग करते हैं, और 4 घंटे क्या करते हैं, जो पढ़ा है, सुना है, समझा है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, प्रचार करते हैं 8 घंटा। फिर 8 घंटा आता है मन के लिए। मन का मतलब कि वो 8 घंटे पढ़ाई में या जॉब में इन्वॉल्व करते हैं। बस 8 घंटा काफ़ी है, उसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर्याप्त है 8 घंटे, चाहे नौकरी करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे पढ़ाई करो। और जो तीसरा 8 घंटा होता है शरीर का, उसको शरीर के लिए ही देना चाहिए, जिसमें से लगभग 6 घंटे हमें निद्रा लेनी चाहिए, 6 साढ़े 6 घंटे, और 1 से 2 घंटे हमारे शरीर के बाकी कामों के लिए, जैसे खाना पीना, सुसु पोटी, बातचीत वगैरह, इसके लिए। ऐसे करके 8 8 8 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। लेकिन मनुष्य लोभ के कारण क्या कर रहा है, वो 8 घंटे दूसरे वाला, जो आत्मा वाला 8 घंटा, उसको खींच करके शरीर में लगा दिया है ना। तो 6 घंटा सोने को तो 8 घंटा 9 घंटा सोते हैं, थोड़ा बहुत बात करने को तो लंबा बात करते हैं। काम 8-9 घंटे में हो जाएगा, ज़बरदस्ती 12 घंटा 13 घंटे की नौकरी करते हैं। क्या ज़रूरत है, कितना कमा लोगे, कहाँ जाओगे कमा के। ये लाइफ हार्ड वर्क के लिए नहीं, कौन से वर्क के लिए, स्मार्ट वर्क के लिए। हार्ड वर्क गधे करते हैं। अगर बहुत मेहनत करके बहुत कुछ प्राप्त होता तो आज गधा को परमवीर चक्र मिलता। लेकिन हार्ड वर्क इज नॉट ए सोल्यूशन, स्मार्ट वर्क इज सोल्यूशन। पहले के जो लोग हुआ करते थे उतना ही काम करते थे जितनी की आवश्यकता है। 6 महीने खेती करते थे और 6 महीने भजन करते थे, उस खेती की चीज़ों खाते थे। आजकल खेत भी खेती के लिए खाली नहीं छोड़ते। एक को खाड़ा, फिर जोत दिया, फिर उसको निकाला, फिर जोत दिया, 12 महीने नहीं निकल रहा, मारो यूरिया फर्टिलाइजर। ये बड़े बड़े गोभी निकल रहा है, ये हुई ना बात। और गोभी खा रहे कैंसर हो रहा है। एक स्पेशल ट्रेन चलती है पंजाब से, पता है आपको, कैंसर एक्सप्रेस, राजस्थान जाती है। हाँ, आज कैंसर की बीमारी इतनी ज़्यादा क्यों है, मनुष्य के लोभ के कारण। इतना इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया वगैरह यूज़ हो रहा है, लोभ ही तो, और क्या है। अब प्रॉपर तरीके से चीज़ों को कल्टीवेट नहीं किया जा रहा है। लोग दिन रात सुबह शाम काम कर रहे हैं। रात में कोई काम करता है क्या? जो रात में काम करे उसको निशाचर कहते हैं। निशाचर जानते हैं, निशा मैंने रात्रि, चर मैंने जो चले, पर निशाचर एक गाली भी होता है। आप बोलेंगे सर क्या करें, इससे तो हमारा नौकरी रुक जाएगा। ठीक है, अभी कीजिए, पर जरा सोचिए इस परिस्थिति में लाने वाले हम ही लोग तो हैं। क्या हमारे पास इतना पर्याप्त संसाधन नहीं है कि हम अपने जीवन को चला सकें अननेसेसरली? एक बार इसके राधे श्याम प्रभु जी बहुत फेमस प्रीचर है, उनके पास एक माता जी गई और उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु जी को टाइम ही नहीं मिलता आने के लिए, क्या करूं मैं? बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले बहुत मेहनत करते हैं। क्यों? उन्होंने बहुत लोन ले रखा है। क्यों लोन लिया है? पता चला कि उन्होंने 3 BHK अपार्टमेंट ले लिया है, SUV व्हीकल ले लिए। तो प्रभु जी ने उनको सलाह दिया कि आप उनको बोलो कि किसी नॉर्मल सोसाइटी में 2 BHK ले ले और SUV बेच करके वैगनार ले ले। तो गया, उन्होंने सजेशन दिया अपने हस्बैंड को। उनका हस्बैंड क्या कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरा नाक नहीं कट जाएगा? तो जोड़ो नाक अपना, बनाए रखो। यही है दिखावा। दिखावे के चक्कर में बड़ी गाड़ी, दिखावे के चक्कर में बड़ी सोसाइटी और बड़ा घर। अब उसके लिए लोन चुकाते रहो, जिंदगी भर लोन चुकाते रहो। अब लोन चुकाने के लिए एक्स्ट्रा, अभी नौकरी लगती नहीं है कि लोन वाला पहले आ जाता है, सर बधाई आपकी जॉब लगी सर, मेट्रो में जॉब लगी सर, लोन ले लीजिए। अब लोन लेते ही ऑफिस भी खून पिएगा और घर वाले भी खून पिएंगे, पिलाते रहो दोनों को। फिर यहाँ के बोलोगे सर टाइम मैनेज कैसे हो सकता है? अरे टाइम मैनेज कहाँ से होगा? आपने सारा कुछ तो दे दिया। तो हमें देखना चाहिए हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना चादर, उसके हिसाब से पैर फैलाएं हम। नहीं तो हमारे लोभ का कोई अंत नहीं है। क्या 3-4 BHK वाले खुश हैं? बिल्कुल नहीं। डुप्लेक्स वाले खुश नहीं है। अरे जिसने बुर्ज खलीफा में घर खरीद रखा वो भी खुश नहीं है। माइकल जैक्सन को जानते हैं आप? उसके पास क्या नहीं था, उसने पहले से ना डोनर खड़ा कर रखे थे। किडनी फेल हो तू देना, ठीक, हाँ, और लीवर तू देना, हाँ, और मेरा दिमाग खराब हो तू दे देना। सब खड़े कर रखे थे, फिर भी फेल हो गया 50 के आसपास में। क्या होगा? कुछ नहीं हुआ। तो ये 8-8-8 के फैक्टर पे चलिए आप। शरीर के लिए ठीक है, आत्मा के लिए भी समय दीजिए। आप शुद्ध हैं, पवित्र हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे अंदर आत्मा विद्यमान है, परमात्मा विद्यमान है। अगर भगवान निकल जाए ना, हमें लोग हाथ लगाएगा जाके नहाएगा। सही बात है। अभी कोई छूता तो नहाता है जाके, तुझे छू दिया नहाना पड़ेगा। लेकिन वही निकल जाए ना परमात्मा, तो छूते ही नहाना पड़ेगा जाके। तो हमें पवित्र कौन बना रहा है? परमात्मा, भगवान, कृष्ण। और उन्हीं के नहीं सुन रहे हो, और उनकी सुन रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी पूरा बिगाड़े हुए हैं। तो चलो ठीक है, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, पर प्राइमरी को कैसे भूल सकते हैं हम? तो अगर हम जड़ में पानी देंगे, भगवान को समय देंगे। भगवान ने खुद कहा, इस श्लोक में आपने सुना ना कि कालो अस्मि, मैं काल हूँ।
अगर आप भगवान की प्रेममयी सेवा करोगे, आत्मा को समय दोगे, वो आपको बुद्धि देंगे कैसे मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास अभी उतना समय नहीं है। तो ये महत्व बताया गया है। 1 साल का महत्व उससे पूछिए जो बेचारे फेल हो गए हैं, 1 महीने का उनसे महत्व पूछिए, फिर 9 महीने का उनसे, 1 दिन का, 1 घंटे का, 1 मिनट, किसी की ट्रेन छूट गई है, 1 सेकेंड का जो आप सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उसमें 1-1 सेकेंड की वैल्यू होती है। तो हर पल का जो है यहाँ पे महत्व है। तो ऐसा ना सोचें कि हमारे पास तो बहुत टाइम है। परीक्षित महाराज से जब सुखदेव गोस्वामी जी बात कर रहे थे तो उस समय परीक्षित महाराज ने पूछा कि जिसके पास 7 दिन उसको क्या करना चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा? भागवत श्रवण करना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति मरणासन है, जो मरने वाले हैं, उनकी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भागवत श्रवण। इससे बढ़, यानी कि लाइफ में किसी के सबसे ज़्यादा इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। उनके पास तो 7 दिन थे, हमारे पास 7 मिनट भी नहीं है। कब कहाँ हरि बोल हो जाए कुछ पता है? हो सकता है आज ही निकलते वक्त हरि बोल हो गया, फिर क्या करोगे आप? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज से जब पूछा गया, जब धर्मराज ने पूछा कि संसार का सबसे बड़ा भ्रम क्या है, तो पता उन्होंने क्या कहा? सबसे बड़ा भ्रम ये है कि लोग ये सोचते हैं कि वो मरा है ना, मैं थोड़ी मरूंगा अभी। दूसरे को मरता हुआ देखते हैं पर अपनी चिंता नहीं होती। तो हमारे पास सच में समय नहीं है। लोग तो कह रहे हैं समय नहीं है, हम भी यही कह रहे हैं समय नहीं है, सच में समय नहीं है। तो इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा समय भगवान के लिए निकालिए, वो आपके लिए समय बना देंगे। लेकिन अगर आप अपने लिए समय निकालेंगे, आपको कभी भी समय उपलब्ध नहीं होगा। तो इन नटशेल, इन क्रक्स, अगर आप कृष्णा कॉन्शियस हैं, गॉड कॉन्शियस हैं, भगवान की प्रेममयी सेवा है करते हैं, भगवान आपको बुद्धि देंगे, आप अपने आप समय मैनेज करना सीख जाएंगे। वो बुद्धि और इंटेलिजेंस आपको वहीं से आएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आप अपने तरीके से अपना दिमाग लगा के करेंगे, आप हमेशा फंस जाएंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो मैं आपको शॉर्ट में एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आज हमने क्या क्या समझा। हमने आपको 11वें अध्याय का 32वां श्लोक बताया, जिसमें भगवान को क्या बताया गया है? काल। फिर हमने टाइम मैनेजमेंट का डेफिनेशन बताया, लेकिन उससे पहले एक बात और बताई कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। खुद को मैनेज कर सकते हैं लेकिन टाइम को नहीं, टाइम उतना ही रहेगा। फिर हमने टाइम की परिभाषा समझी। फिर हमने ये भी समझा कि टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। फिर हमने ये भी समझा टाइम मैनेजमेंट किन लोगों को ज़रूरत है। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी आज। क्या सीखा हमने? द क्वाड्रेंट मैट्रिक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। उसमें 4 क्वाड्रेंट थे, क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। उसको कौन सा क्वाड्रेंट कहते हैं? द क्वाड्रेंट ऑफ प्लानिंग। यानी कि दैट इज नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एक आपको मैंने जार वाला एग्जाम्पल भी दिया था, मैंने बताया नहीं। जार वाले एग्जाम्पल में अगर ढेर सारे पत्थर वगैरह डालने हो, कंकड़ डालने हो, रेत डालना हो, तो सबसे पहले क्या डालेंगे आप? बड़े पत्थर, फिर छोटे पत्थर, फिर और छोटे, और लास्ट में रेत। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम सुबह उठेंगे तो सबसे पहले किसको देंगे समय? जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उन चीज़ों को इग्नोर करेंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है। हम एक टू डू लिस्ट बनाएंगे और जो चीज़ दूसरे कर सकते हैं उसको हम दूसरों को दे देंगे। हर दिन हम रात में सोने से पहले इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आज का दिन कैसा रहा। हर महीने में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आज इस बार का महीना कैसे रहा, है ना, गोल शीट बना करके इस तरह से करेंगे। और फिर इसके पहले के स्लाइडों में मैंने आपको ये भी बताया कि आप 80-20 का रेशियो रखिए, कुछ प्लानिंग कीजिए। ज़रूरी नहीं है जो प्लानिंग करेंगे 100% हो जाएगा, पर कुछ से ही धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है ना। तो वैसे तो ये सेमिनार काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है। मे भी नेक्स्ट टाइम कभी मिलेंगे तो और विस्तार से बता देंगे, लेकिन पूरे टाइम मैनेजमेंट का क्रक्स जो है मैंने आपको समझा दिया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।